आदेश दें माननीय डीपी गोलिया साहब। माननीय डीपी गोलिया साहब, अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया मुझे आज इस वेबिनार को शुभारंभ करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है, माननीय डीपी गोलिया साहब। अभी गोलिया साहब मुझे बस में दिखे थे। अभी पता नहीं उनका कनेक्शन चल पा रहा है नहीं। तो बहरहाल जब तक माननीय डीपी गोलिया साहब जुड़ते हैं, मैं हमारे इंजीनियर रमेश चंद्र मंगलोत्रा साहब से अनुमति चाहता हूं कि मुझे अनुमति दे जिससे मैं आगे बढ़ूं। माइक म्यूट है सर, माइक म्यूट है आपका। जय भीम नमोबुद्धा सर। जय भीम तो नमोबुद्धा सर। सभी साथियों को मेरी तरफ से, जो इस वक्त 58 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, उनको सबको मेरी तरफ से सादर नमोबुद्धा जय भीम। तो आज का जो संचालन कार्य है हमारे जोगेश गौतम दिल्ली से है, मैं उनको आज की प्रोग्राम की कार्रवाई करने की इजाजत देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जैसे कि माननीय सर ने आदेश कर दिया है, तो मैं आज के हमारे 6 वक्तागण हैं जिनमें जिनसे धम्म सेवक संघ की तैयारी हेतु जो चर्चा होगी उस पर वो अपने अपने स्टेटों की रिपोर्ट रखेंगे, जिसमें अ, सबसे पहले हमारे पंजाब से माननीय शीशपाल करवाल जी हैं जो उपस्थित हैं, मुझे दिखे हैं। और हमारे दूसरे उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं माननीय दशरथ मौर्य जी, वो भी उपस्थित हैं। और हमारे सतना एमपी से माननीय आर एस रवि साहब, वो भी उपस्थित हैं। पश्चिम बंगाल से माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी रहेंगे, वो मुझे अभी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दिए हैं। और झारखंड से माननीय रामप्रकाश बौद्ध साहब है, वो भी मैंने स्क्रीन पे नाम देखा है उनका, वीडियो भी देख रहा हूँ, वो भी उपस्थित है। तो सभी साथियों का मैं बहुत तहे दिल से सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 17-18 मार्च को जो आगरा में अधिवेशन धम्म सेवक संघ का अधिवेशन होने वाला है, उसकी रूपरेखा हेतु जो हमारे सभी वरिष्ठ साथियों से अभी चर्चा होगी, वो यही बताएंगे कि हम स्टेट से इतने लोग आ रहे हैं। और मैं सभी से अपील करता हूं कि ज्यादातर युवा साथियों को लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी सीनियर साथी जिनके नाम हैं वो भी लाने का प्रयास करेंगे, जिनके नाम नहीं है वो भी साथी जो भी आगरा आ रहे हैं, सभी का स्वागत है। और जो भी साथी आए वह कोशिश करें एक दो युवा अपने परिवार में से अपने बच्चे को या अपने भतीजे को या अपने जो भी सगे संबंधी हो, उस बच्चे को इस धम्म के कारवां से जोड़ना चाहते हैं, अपनी बहुजन विचारधाराओं से, अपने बहुजन विचारधाराओं के बहुजन नायकों को अवगत कराना चाहते हैं, तो अभी से उन बच्चों के अ, भविष्य में ये नींव डाल दें। बहुजन विचारधाराओं के मीटिंग को वो ज्वाइन करेंगे तो धीरे धीरे वो स्वतः ही अपने समाज की सेवा करेंगे। और वरिष्ठ साथियों के सहयोग से वो आगे अच्छे भविष्य की ओर उनका मार्ग प्रशस्त होगा, धम्म के कारवां में वो जुड़ेंगे और सभी महापुरुषों का उनको आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं अब सबसे पहले हमारे पंजाब से माननीय शीशपाल करवाल जी से अनुरोध करता हूँ, सर आप आए और धम्म सेवक संघ का जो तैयारी है उसके हेतु चर्चा रखेंगे। माननीय शीशपाल करवाल जी पंजाब से हैं सर। वेलकम सर, आप आए। जी धन्यवाद सर। जी सबसे सर। पहले मैं, जी मेरी आवाज आ रही सर? जी जी सर, बिल्कुल अच्छी आ रही, वेलकम सर। सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपनी वंदना प्रस्तुत करते हुए और हमारे समाज में जन्मे संतों, महापुरुषों, गुरुओं, वीरांगनाओं को नमन करते हुए और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारती सर को नमन करते हुए और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी
कार्यकर्तागण, उपासक उपासिकाओं को मेरा सादर जय भीम नमोबुद्धाय। और मैं पंजाब के बारे में अपनी बात, जो 17-18 तारीख को धम्म सेवक संघ का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसके बारे में प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं आज के संचालक योगेंद्र योगेश जी, गौतम जी को भी मैं सादर नमन करता हूँ, और उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो सर, हमारी पंजाब से जो रिपोर्ट है वो मैंने प्रेषित की है। मेरी बात हुई थी केंद्रीय कार्यालय से कि हम लोग लगभग 15 धम्म सेवक संघ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो सदस्य हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 15 का टारगेट किया है, लेकिन अभी टिकट कंफर्म नहीं हुई किसी के भी। और कुछ लोग तो इसमें अपनी गाड़ी से भी आने की प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए टिकट ज्यादा कंफर्म नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि 2-3 गाड़ी करके हम लोग आएंगे, या कुछ लोग ट्रेन से भी रिजर्वेशन करा कर आने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 10 धम्म सेवक संघ के सदस्य जरूर लेकर के आए हम, ऐसी हमारी कोशिश है। और इसके साथ ही बाकी वो हमारे पुराने साथी हैं, जो राष्ट्रीय सेवक जो उसके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो सदस्य हैं, वो भी साथ में आने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 15 बंदों का टारगेट है, और हम 16 तारीख को शाम तक पहुंचेंगे, जिससे हमें 17 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। तो और हम ये सारा जो खर्चा है अपना, तो एक्चुअली जो हमारे धम्म सेवक संघ के जो सदस्य होंगे वो ही कार्य करता है, तो वो अपनी जेब से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। तो उनका सारा खर्चा हम अपने जो यहाँ की लोकल यूनिट है उसी के कंधे भार रहेगा सारे खर्च का। तो ऐसा मेरी अंदाजा है, यही मेरी रिपोर्ट है सर। पंजाब से मेरी यही रिपोर्ट है। सभी को धन्यवाद सर। मेरी बात खत्म हुई यहीं पर। धन्यवाद सर सभी को। जय जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय शीर्षपाल करवाल साहब, आपने आश्वासन दिया है कि लगभग 15 लोग आ रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं आप लगभग 15 लोग पंजाब से, और सभी का सर स्वागत होगा। तो मैं अब आगे बढ़ते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय दशरथ मौर्य साहब से मैं अनुरोध करता हूं, माननीय मौर्य साहब आए और अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश से माननीय दशरथ मौर्य साहब। हाँ, मैं जुड़ धन्यवाद गया हूँ योगेश जी। जी जी सर, जी योगेश सर, जी मैं जुड़ गया हूँ। जी जी सर। जय भी नवोदय साहब। धन्यवाद संचालक जी। सर्वप्रथम जी सर। करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी तथा भारत रत्न भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। 17-18 मार्च को होने वाले कार्यक्रम जो आगरा में होना है, उसके लिए आज आयोजित जूम मीटिंग में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजा राम आनंद जी, तो हमारे संस्थापक अध्यक्ष आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी तथा कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं उपस्थित सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जैसा कि 17-18 मार्च को आगरा में पिछली साल भी अधिवेशन हुआ था ये डीएसएस का, तो उसमें सभी प्रांतों से लोग आए हुए थे। उत्तर प्रदेश के भी हमारे तमाम साथी आए हुए थे। तो उसमें आरबीएम के लोग ज्यादा आए हुए थे, डीएसएस के कम ही लोग थे। हालांकि सभी लोगों ने ड्रेस पहन रखा था डीएसएस का, तो डीएसएस के सभी लोग माने गए कि मतलब सभी लोगों का डीएसएस से समर्थन है। और इस बार
जैसा कि बताया गया है कि डीएसएस का स्पेशल ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, और आरबीएम के जो लोग आना चाहें वो भी आ सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो हमारे डीएसएस के पुराने साथी हैं और कार्यक्रमों में पहले भी आ भी चुके हैं और इस समय भी जो है कार्य कर रहे हैं डीएसएस के रूप में, तो वो तो लोग समय से पहुंच जाते हैं और कार्यक्रमों में गए हैं तो जानते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम है और कैसा होता है और आगे क्या होगा, कैसा प्रशिक्षण होगा। जबकि जो नए लोग हैं, जो डीएसएस में जिनको जोड़ा जा रहा है, केवल वो अकेले जाने के लिए उनके लिए दिक्कत होगी, तो आरबीएम के लोगों को भी जो है साथ में आने के लिए कहना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। स्वेच्छा से जो आना चाहें वो आ सकते हैं। ये शब्द और आना चाहिए, ये दोनों शब्दों में जो है थोड़ा अंतर प्रतीत होता है। आरबीएम के लोग जब आएंगे तभी अपने साथ ले आएंगे उनको और जोड़ेंगे। जब वो एक दो बार इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाएंगे नए डीएसएस के साथ ही, तो वो स्वयं जाने लगेंगे, फिर अकेले जो है भी पहुंचने लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो डीएसएस के लिए जो 15 साल से 35 साल की उम्र के लोगों को आना है, तो वो अधिकतम लोग ऐसे हैं कि जो खर्चे वहन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए आरबीएम के लोग उनके किराया भाड़ा और वर्दी की व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अपने पास से पैसे एकत्र कर करके किराए भाड़े और वर्दी की व्यवस्था कराई जाए। हालांकि वर्दी के लिए ये कहा गया है कि नहीं वर्दी में रहेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वर्दी में रहने पर, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक जो है मतलब अपने पूरे जीवन काल ही कह लीजिए उसमें वर्दी ही पहना मैंने, तो वर्दी पहनने के बाद एक बार वो अपने को दिल से महसूस करने लगता है कि नहीं, हम इसमें जुड़े हुए हैं और ये कार्य मुझे करना है, और प्रशिक्षित हो जाता है तो वो पक्का हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि डीएसएस के लोगों को वर्दी में होना ही चाहिए, चाहे वो नए हों या पुराने हों। तो मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जो है, इधर पूरब की तरफ प्रदेश में देख रहा हूँ। जैसा कि पूरे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं बाबूजी माननीय राजा रामानंद जी, मैं उनका सहयोग करता हूँ। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हमारे दो मंडलों का पूर्ण मतलब है पूर्ण रूप से गठन के करीब ही है, जैसा कि अभी घोषणा नहीं हुई है, तो उसको अभी ये नहीं कह सकते हैं कि दो मंडलों का गठन हो गया है, जिसमें अयोध्या मंडल और आजमगढ़ मंडल जो है, दो मंडलों से आ रहे हैं अधिकतम लोग। तो मेरा ऐसा मानना है कि करीब 15 लोग जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से डीएसएस के रूप में जो है आगरा पहुंचेंगे। परंतु उस जो मैसेज पास किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो लोग आ रहे हैं वो लोग 1,000 रुपये जमा करेंगे यहाँ पर। तो उनकी जब आने के किराए भाड़े और वर्दी की व्यवस्था सामूहिक रूप से व्यवस्था कर करके किया जा रहा है, तो वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो 1,000 रुपये जमा कर सकें। तो इस पर जो है विचार करने की आवश्यकता होगी। तो बाकी जो है समय से पहुंचा जाएगा और कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ जाएगा। मैं अयोध्या मंडल के लोगों को जो है लेकर साथ में स्वयं आऊंगा, चाहे जिस भी साधन से आना होगा, ट्रेन से या अन्य साधन से, तो समय से पहुंचूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो सुझाव दिए हैं, जो आपने कुछ प्रॉब्लम बताई हैं, शेयर की हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ सभी साथी इस पर विचार करेंगे।
अब इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए माननीय RS रवि साहब MP सतना से हैं। आप अपना आपको इनवाइट करता हूं साहब, आप आए और अपनी बात रखेंगे। माननीय RS रवि साहब। ये संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बहुत बढ़िया। आज अपनी बात रखने के पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सही सभी महान पुरुषों को 3 बार नमन बंदन करता हुआ, जिन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय टीम के सभी पदाधिकारीगण और आज के साथ ही साथ सभी प्रदेशों एवं स्थानीय स्तर के सभी सहवर्गीय कार्यकर्ताओं का सादर सम्मान करते हुए, जो आज जो मीटिंग में शामिल हैं, सभी बंधुओं का सम्मान करते हुए, मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष परम सम्मानीय राजा रामानंद साहब, और सफल संचालन कर रहे हमारे पूरे भारत के DSS के कमांडर सम्मानित योगेश गौतम साहब, आप सभी का सादर सम्मान करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम। मैं कम समय में ये बात रखना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो 4 ब्रांच हैं, एक है एक तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही है, दूसरा ब्रांच हो गया समाज न्याय परिषद, तीसरा है धम्म सेवा संघ है, और चौथा है महिला विंग है, और इसी प्रकार से एक 5वां कह सकते हैं कि जो संस्कार देने का काम करेंगे, जिसे हम धम्माचार्य बौद्धाचार्य कह पाएंगे। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इन सभी शाखाओं को साथ में लेकर के बुद्धमय भारत बनाने का जो संकल्प संजोया है, उसके लिए जो हमारे सभी ब्रांच है उन्हें तैयार करना है। तो इसी तारतम्य में 17-18 मार्च को राष्ट्रीय कार्यालय जो कि आगरा में है, और आगरा में बहुत ही पवित्र जगह है चक्की पाठ बुद्ध विहार, जहां पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कर कमलों से बुद्ध विहार की नींव रखी थी। उस जगह में, उस स्थान में ये धम्म प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, धम्म सेवक संघ का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कैबिनेट के माध्यम से। निश्चित ही पूरे देश से और लगभग हर जिले से 2-2 धम्म सेवक पहुंचना चाहिए है। निश्चित ही हमारे पूरे देश में लगभग 7.5 जिले हैं लगभग। तो अगर सभी जिलों से ना भी सही, फिर भी अगर 4-5 जिलों से भी लोग पहुंचेंगे तो हजारों DSS के हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच सकते हैं, और पहुंचना चाहिए। दूसरे पहलू पर हम बात कहना चाहते हैं कि ठीक है, हमारे DSS के यह जो 15 से 35 वर्ष के जो धम्म सेवक हैं या युवा शक्ति के प्रणेता हैं, जो हमारे बहुजन समाज के और हमारे RBM के भविष्य के कर्णधार होंगे, उन्हें प्रशिक्षण लेने पहुंचना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए हर प्रशिक्षणार्थी या हर DSS के स्थान पर हेड 1000 रुपए सहयोग राशि पहुंचना चाहिए है। तो इसमें जो प्रशिक्षण लेने जाएंगे DSS के हमारे कार्यकर्ता युवा, वह बेरोजगार भी हो सकते हैं, घर से गरीब भी हो सकते हैं। ऐसी दशा में जो
संबंधित प्रदेश के जिले की और संभाग की जो टीम है, आरबीएम की जो टीम है, जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि डीएसएस के युवाओं के लिए टिकट की भी व्यवस्था किसी प्रकार से करें, और साथ ही साथ जो पर हेड 1,000 रुपए आगरा के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए खर्च होंगे, उसके लिए भी व्यवस्था करना चाहिए है। तो स्थानीय स्तर पर यह भी व्यवस्था हमारे आरबीएम की जो सीनियर कार्यकर्ता है उनको ध्यान देना चाहिए है। और तीसरे पहलू पर मैं बात कहना चाहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर प्रेसिडेंट में युवा युवा ही जाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा नहीं होगा। हर जिले से 1-2 सीनियर कार्यकर्ता भी जाना चाहिए समय लगा करके, ताकि प्रशिक्षण और युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए, गाइड करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। एक चौथे नंबर की बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे, जहां तक मैं मध्य प्रदेश रीवा संभाग से संबंधित हूं, हमारे रीवा संभाग से 5 युवा तैयार हैं और 3 युवतियां तैयार हैं, लड़कियां तैयार हैं, उनकी टिकट भी बन गई है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं कार्यवाहक अध्यक्ष शामिल होंगे। कमांडर साहब से मैंने कल बात की थी, तो कमांडर साहब ने भी यही मंशा जाहिर किया कि कोई दिक्कत नहीं हो, उनके रुकने की व्यवस्था सब विधिवत की जाएगी। और हमारे संभाग से सम्मानित रोहित बौद्ध, जो डीएसएस के प्रदेश स्तर के सचिव हैं, हमारे क्षेत्र में, हमारे संभाग में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को भी तैयार किया लगभग, और 3 युवतियों को भी तैयार किया है। तो मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र से जो डीएसएस का प्रतिनिधित्व है लगभग ठीक रहेगा। अभी आज मेरे समझ में बात आई है कि हमारे युवा के ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, सीनियर साथी सम्मानित एएसएल बौद्ध साहब, जो इस समय इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सचिव का दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने डीएसएस की व्यवस्था के लिए 5,000 रुपए की व्यवस्था शायद उन्होंने भेज दिया है। और अभी और भी धमदान, मतलब सहयोग राशि पहुंचना चाहिए है। तो इस संबंध में मैंने कल अपने सतना जिले में एक मीटिंग ली है। समय कम है, बस अपनी बात पूरी कर रहे हैं। सतना जिले में कल एक मीटिंग ली है, और इस मीटिंग में हम लोग वो निश्चित करेंगे कि युवा जा रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। इस संबंध में हमने कल एक मीटिंग बुलाई है संडे को। तो इस प्रकार से अब अपनी बात को समेटते हुए ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से और राष्ट्रीय प्रबंधन के माध्यम से जो ये कार्यक्रम होने जा रहा, बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें युवा तो जाएंगे, सीनियर लोगों को भी, जो आरबीएम के पुराने कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता, उन्हें भी जाना चाहिए है और युवाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आचार्य जी का मार्गदर्शन मिलेगा, बहुत काबिले तारीफ होगा। और अंतिम बात कहना चाहूंगा कि आज लोकसभा चुनाव के दिन करीब आ गए हैं। सूचना होने ही वाली हो सकता है कि ये मार्च के मध्य वीक में सूचना जारी हो जाए। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए है। ज्यादा समय ना लेते हुए यहीं पर अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। शारदा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बुद्ध। जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने काफी सारी चर्चा रखी और बहुत ही मोटिवेट बातें और अच्छी बातें भी हम सबके सामने साझा की हैं। तो मैं आगे भी सभी वक्तागणों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि 40 मिनट लगभग होने को है, और भी हमारे साथी हैं अभी जो अपनी बात रखेंगे।
तो मैं पश्चिम बंगाल से माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आएं और कार्यक्रम हेतु चर्चा रखें। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर, वेलकम सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष को हम नमन करता हूँ और आरबीएम का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती को नमन करता हूँ और कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध साहब को नमन करता हूँ। अब वेबिनार में जुड़े सभी को हम आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए कुछ बात हम करनी चाहता हूँ। ऐसा है, हम एक पद में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर है, हमको टाइम कम मिलता है कांटेक्ट करने के लिए। ऐसे आदमी मिलना मुश्किल हो जाता है जो 100 आदमी से कांटेक्ट किया कीजिए, जिससे हम बात करता हूँ। तो जब पैसा का बात आता है तो उनको टाइम कम हो जाता है, एक समस्या है। फिर भी हम लोग पश्चिम बंगाल से कुछ आदमी जाएंगे तो उन लोग हिसाब दिया है, जाने के लिए किराया, रास्ता का खर्च, आने जाने का 1,000 रुपया, होटल में कम से कम 2 दिन रहेंगे तो 500 रुपया, और 1,000 रुपया देना है। 2,500 का नीचे तो होगा नहीं। और 2,500 देने में उनको जुल्म हो रहा है, तो बोला आप ही बेयर कीजिए। तो हम अगर बेयर करेंगे तो उन लोग बहुत एग्री हो रहा है। तो ऐसा है, अपना अपना कोई खर्च नहीं बेयर करेंगे। ये देश को हमको बनाना है, बहुजन समाज को अगर तैयार करना है, सबके एक साथ में अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो आगे चलना तो मुश्किल है। फिर भी हम लोग वहां से अभी तक हमारा 20 आदमी जाने का है, तो 15 आदमी कंफर्म हो चुका है, रिजर्वेशन भी हुआ है, हम लोग पहुंचेंगे। और होटल का नंबर तो दिए है, होटल से हम लोग कहा जहाँ खाली है वहां हम बुक करा लेंगे, क्योंकि ऐसे होटल बिना रहना ठीक नहीं है, प्रॉब्लम होगा उन लोगों को। और हम समझ सकता हूँ, सारी आदमी हमारे साथ कोऑपरेट कर लेते तो हम आगे बढ़ा लेते। हम फोर्स हर जिला में कमेटी बना लिया, लेकिन कमेटी कोई आने के लिए ऐसे ऐसे आदमी तो कम ही मिल रहा है। हम पद में हमारे ड्यूटी जिस तरह से हम काम कर रहा हूँ, हमारा पास बहुत कम टाइम है। जो रिटायर कर गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस में था, वो टाइम देने के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं देता है, पैसा नहीं देता है ना। उन्होंने 10 आदमी को लेकर आता है, प्रोग्राम कर लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमको नर्वस नहीं होना है, लेकिन हम अपना जो प्रोग्राम है करते जाएंगे, दूसरा दूसरा प्रोग्राम। कुछ कुछ आदमी कहते हैं जो हाथ में, खाली हाथ में जाके कोई प्रोग्राम करेंगे तो आपको देख के कोई डरेगा। लेकिन मैंने देखा, जो पहले बाम से था, बामन मेश्राम जी का बम से, बोले नहीं, खाली हाथ में आप जा नहीं सकता हूँ, उन लोग हमारा हमला बोल देता है, हम लोग भी डंडा रखेंगे। और इसे से रखते हैं, हम भी डंडा रखेंगे, हम लोग डंडा का बदले में डंडा भी देंगे। तो उन लोग रखने शुरू कर दिया। हमारे यहाँ यार उन लोग डंडा रखता है और पीछे आदिवासी लोग तीर धनुक रखते हैं। तो जब तीर धनुक का डंडा हमारा जाते हैं, बाम सेब का देखता हूँ, तो आरएसएस वाला भाग जाता है भय डर से, नहीं आता है सामने। तो क्या हम तो धर्म सेवक से है। बाबा साहेब बोले हमारा पेन का ताकत है, हम ओसी से हमारा मोसी ताकतवर है, हमारा कलम ताकतवर है। अगर डंडा मारे तो हम कलम से क्या करेंगे। थाना वाला हमारा केस लेने नहीं चाहता है। एक विद्वान आदमी है जो प्रचार कर रहा था, उसको पकड़ के डंडा उंडा से बहुत कुटाई किया, लेकिन हम प्रोटेक्शन दिए है। तो इस तरह से हमारा ऊपर हमला हो तो उसको बदले में हम रक्षा करने के लिए कुछ तो हमको चाहिए। नहीं तो हम उनको तो बोल दे नहीं, वहां जाने से हमको कोई हमला कर दे, मारे तो एक समस्या है। जो भी है, कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का उसे मुकाबला कर सकते तो कबीला भी नहीं है, लेकिन उसको हम मुकाबला करते रहेंगे। हमारे साथ दे या ना दे, लेकिन हमारा सब प्रोग्राम आगे चलते रहेगा, चलेगा। इसमें कोई कमी ही नहीं है। हम टाइम कम मिलता है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि साथ आदमी कॉपरेट करते तो आगे बढ़ लेते हैं। हमारा जो पश्चिम बंगाल के स्वस्तिक सरदार है, जिस तरह से कॉपरेट करता है, हम प्राउड है। वो अपने घर में भी प्रोग्राम कर लिया, 200-250 आदमी को बुला के प्रोग्राम कर लिया, और उन्होंने जितना इंटरेस्ट लेके आते हैं वैसा आदमी हमारा होता था, पश्चिम बंगाल बहुत आगे बढ़ चुके हैं। स्वस्तिक सरदार जैसे लड़ रही हैं, कोई लड़ने वाला। और हम पश्चिम बंगाल में सुप्रिय विशेष दूसरा तरह के लड़ रहा है, और स्वस्तिक सरदार भी लड़ रहा है, बासंती भी चल रहा है, हमारा बाकी आदमी लड़ता। यूपी का हम सोचे 2 आदमी है हमारा पास, रामधनी जी है, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, समय नहीं देता है। तो वो आदमी से हम क्या कर सकता हूँ। जो भी है,
आप लोग का साथ है, आप लोग से बहुत हम जानकारी मिला, आप लोग संपर्क में हम बराबर रहेंगे। और डीएसएस को धम्म सेवक संघ को बना आगे करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करके आगे ले जाऊंगा, हम वादा करता हूं। और हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि सब समय दूसरे को तो आप बुलाएंगे, तो हम समय का ध्यान रखते हुए मेरा बात यही विराम देना चाहता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी का आंतरिक शुभेच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपकी जो भी आपने हौसला बढ़ाया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आपका स्वागत है सर मार्च के महीने में आगरा में। थैंक यू। और अब हम आगे वेबिनार को आगे ले जाते हुए हमारे अगले वक्तागण के रूप में माननीय झारखंड से माननीय राम प्रकाश बौद्ध साहब है। झारखंड से माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब है। मैं सर आपको इनवाइट करता हूँ, आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब। आज के इस वेबिनार में जुड़े देश भर के सभी साथियों, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी तथा मंच संचालक जी और देश भर से जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। और झारखंड का जो रिपोर्ट है, हम लोग का 11 आदमी का टिकट अभी तक कंफर्म है। ऐसे में कार्यालय में 12 लोगों के लिए नोट करा दिया है। कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, अगर बढ़ सकते हैं तो बढ़ सकते हैं, नहीं तो करीब उतना लोग तो हम लोग निश्चित रूप से आगरा आ रहे हैं। और जो भी लोग आ रहे हैं वो सार्थक लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। इधर उधर के लोग को हम लोग पकड़ के नहीं ला रहे हैं कि भाई चलो खाली वहाँ हमको गिनती बढ़ाना है। हम काम वाले लोग जो भी हैं वो आ रहे हैं, और प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और हम लेके आवे। लोगों के संपर्क में हैं, लेकिन समस्या वही है, अभी जो सरकार सबने बताया है कि पैसे की समस्या है। हमारे लोग को सब काम के लिए पैसे हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक सामाजिक काम जब होता है तो उसके लिए उनके पास पैसे की कमी पड़ जाती है। तो मेरा मानना है कि पैसे की कमी नहीं है, उनके मन की कमी है, और इसके वजह से लोग बहुत से बहाने बनाने लगते हैं या इस सब ऐसे ऐसे कार्यक्रम से करते हैं। हम लोग का प्रयास जारी है, बातचीत चल रही है। यही हमारा झारखंड का रिपोर्ट है। इतना ही के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय जय। आवाज आवाज योगेश सर नहीं आ रही है? जी 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 सर, जी सर। वो सर फोन आ गया था थोड़ा सा ऑफिस से। बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में अपनी रिपोर्ट रखी है। और आपका बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं आगे वक्तागण के रूप में जो वक्ता थे वो उपस्थित नहीं है, तो मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं माननीय राजा राम आनंद साहब से मैं विशेष अनुरोध करता हूं, सर आप आए और मार्गदर्शन करें। माननीय राजा राम आनंद सर। जी, थैंक यू आदरणीय माननीय योगेश गौतम जी, जो डीएसएस के हमारे राष्ट्रीय कमांडर हैं, सभी परिचित हैं उनसे। मैं सबसे पहले तो थोड़ा क्षमा मांग लूं आप लोगों से, किसी विशेष कारण से मैं थोड़ा विलंब से जुड़ा, क्योंकि ये सम्मान किसी को मिलता है तो उस सम्मान का आदर भी होना चाहिए। तो मैं सभी से माफी मांगता हूँ, खास करके जो संचालक हैं और माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे मैं क्षमा नहीं, मांगते हुए। समय पे जुड़े सर, क्षमा की बात ही नहीं, समय पे ही जुड़े सर। हाँ नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मुझे मतलब
जी मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े उनके, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं साहब आपको जो है 10 मिनट के लिए आना होगा। तो किसी मीटिंग में था मैं असल में। जी तो मैं अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को स्मरण करते हुए नमन करता हूँ। और आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष डीपी गोलिया साहब, और इस वेबिनार का संचालन कर रहे माननीय डीएसएस के राष्ट्रीय कमांडर यूएस गौतम जी, हमारे सभी सम्मानित पार्टिसिपेंट्स, और विशेष तौर पर आज की हमारी इस ऑनलाइन मीटिंग में हमारे आरबीएम, डीएसएस और सामाजिक न्याय परिषद के फाउंडर प्रेसिडेंट माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, मैं सभी का अभिवादन करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं। जहां तक आज की ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, धम्म सेवक संघ के अपने स्वयं सेवकों को तैयार करने के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भविष्य में हमारे समाज का ही नहीं बल्कि जो हमारी गैर राजनीतिक जड़ें हैं उनको सही मायने में उसका भार उठाने के लिए ये संगठन लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी निर्मित हो। हालांकि अभी लास्ट ईयर इसका पहला सम्मेलन हुआ था आगरा में, तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी एक अच्छी युवा शक्ति हमारे देश के अंदर, जो भविष्य की हमारी जो उम्मीद है जिसके ऊपर निर्भर करेंगी, तो इससे हम लोग सभी सहमत हैं। और मैं समझता हूं कि मेरे और दूसरे साथी भी इस बात से सहमत होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हमारा अ, होने जा रहा है। अब जो दुश्वारियां हैं उसको समझने में मैं समझता हूँ व्यवहारिक तौर पर किसी को भी दिक्कत नहीं है कि अगर हमें युवाओं को तैयार करना है तो युवा या तो हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, जो हमारे अपने भाई भतीजे हैं, अपने सन्स और डॉटर्स हैं, और साथ साथ जो दूसरे समाज में अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक जो हमारी संस्कार हैं उनसे ओतप्रोत हैं, तो उनको हमें परस्यू करना होगा। और जैसा कि अभी मेरे से पूर्व मेरे कई साथियों ने, जैसे हमारे पंजाब से साथी बोल रहे थे, ये अपने मोहाली साहब, तो उन्होंने मतलब काफी बातें पॉइंट आउट की हैं जो दुश्वारियां हैं। और माननीय दशरथ मौर्य जी जो उत्तर प्रदेश आरबीएम के उपाध्यक्ष हैं, तो हालांकि वो 15 साथियों को भेजने के लिए, 15 युवाओं के साथ आने के लिए उन्होंने अपने आप को कटिबद्ध किया है, तो कुछ उन्होंने भी पॉइंट आउट की हैं। मैं समझता हूँ करीब करीब आरएस रवि साहब भी बोले मध्य प्रदेश से, योगेंद्र सरकार बोले पश्चिम बंगाल से, राम प्रसाद भौजी बोले झारखंड से, तो लगभग थोड़ी थोड़ी बात सभी के द्वारा ये आई है कि बगैर आरबीएम के हम डीएसएस को खड़ा नहीं कर सकते। तो डीएसएस को खड़ा करना है तो आरबीएम को किसी से ज्यादा मार्गदर्शन लेने की या किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। वो अधिक से अधिक, जितनी ज्यादा से ज्यादा, जैसे और कामों में वो लोग अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें भी युवाओं को वहाँ आने के लिए किराए की चाहे बात हो, चाहे उनकी तरफ से जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा है उसकी बात हो, और फिर जो ड्रेस की बात है, तो जाहिर सी बात है कि जो हम डीएसएस को तैयार कर रहे हैं तो उसकी अपनी एक यूनिफॉर्म है, उसका अपना ड्रेस कोड है। तो अधिक से अधिक साथियों को कोशिश करनी है कि उन्हें ड्रेस उपलब्ध कराने की कोशिश करें, क्योंकि जब ड्रेस में व्यक्ति होता है तो स्वतः ही उसके अंदर अपनी ड्यूटी का आभास होने लगता है, अपनी जिम्मेदारियों का आभास होने लगता है। तो मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूँ, और आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में मुझे खास तौर से
बुलाया गया है। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि हमने 24 फरवरी को एक ऑनलाइन मीटिंग की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के 10 लोग ऑनलाइन जुड़े थे। और वो इसी संबंध में थी कि 10 मार्च को जो माता सावित्रीबाई फुले की परिनिर्वाण दिवस का फिजिकल आयोजन है, क्योंकि उस फिजिकल आयोजन में हम कई मकसद हल कर सकते हैं, उनको याद भी करेंगे, साथ साथ अपने संगठन को विस्तारित करने के लिए। और दूसरा, डीएसएस के बच्चों को उसमें सर्च करने के लिए, उनको तलाशने के लिए, उनको परस्यू करने के लिए एक मौका मिलेगा। तो अधिकांश लोग जो है, जहां जहां हमारी संगठन की जो स्थिति ठीक ठाक है, तो वहां से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा 10 तारीख को भी होगा। और ये 17-18 के लिए हमने ये तय किया कि 15 से लेकर के अगर 30-35 साल के युवाओं को हमें खड़ा करना है, तो बगैर इस मतलब वेटिंग के, बगैर इस इंतजार के कि वो हमसे कहेंगे तब हम उन्हें सहयोग करेंगे, बल्कि ये हमारी तरफ से होना चाहिए कि भाई योगेश जी, आपको जाना है, चलना है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और देखिए, आपको ये आपकी ड्रेस कोड है, हम चाहते हैं कि आपके लिए ड्रेस तैयार करा दी जाए और आपको मेरे साथ चलना है। क्योंकि ज्यादा नहीं तो हर जगह से 1-2 आदमी तो आना ही होगा, आना ही चाहिए। क्योंकि बगैर आरबीएम के उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, आरबीएम अगर एस्कॉर्ट नहीं करेगा, तो युवाओं को अभी हम उतने संस्कार मतलब डीएसएस के नहीं दे पाए हैं। ये अलग बात है कि 17 तारीख को जो उनका एक तरह से टीचिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसमें शायद वो काफी तैयार हो जाएंगे। और आगे हम ये कह सकते हैं कि उनको फ्री हैंड कह सकते हैं कि भाई आपको अब स्वतः ही चलना है, स्वतः ही करना है। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि उनका ये जो अधिवेशन है, क्योंकि लास्ट ईयर जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें युवाओं के ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया गया था। युवाओं के ऊपर जो नौजवान लोग डीएसएस के लिए तैयार करने, तो वो खाली एक्सक्लूसिवली इस बार ऐसा हो रहा है कि युवाओं पर ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव जो हमारी है उसकी तरफ से सोचा गया है कि युवाओं को एक्सक्लूसिवली हम लोग चाहते हैं कि लोग नजर आए समाज के लोग बीच में। तो ऐसा लगता है कि मुझे 24 तारीख को जो हम लोगों ने वो किया है, क्योंकि अभी अध्यक्ष जी को बोलना है, मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। तो सारे मंडल तो तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन जो मंडल तैयार हैं, तो उस मंडल से 7-8, कहीं से 10, कहीं से 5, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश आरबीएम के सहयोग से, उनके प्रयासों से हम लोग बुंदेलखंड से, और इधर ये कानपुर मंडल है आपका, अलीगढ़ मंडल है आपका, बरेली मंडल है, फैजाबाद मंडल है, तो इनसे सबसे हमारी बात हो चुकी है। 24 तारीख को हमने ऑनलाइन 1 घंटे बात की, बल्कि 1 घंटे नहीं, 1.5 घंटे बात की। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके, लेकिन ये बात सही है कि सारा वजन ये आरबीएम के लोगों को भी उठाना होगा। तो वो अभी आरबीएम के लोग जितने तैयार होंगे, उसी हिसाब से आपको डीएसएस के लोग, युवा लोग तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनके जो उनका जो एक्सपेंडिचर है आने जाने का, और उनके वहां रुकने का, खाने का, पीने का, तो हम उसी में अपना कल से और लग जाएंगे। यही संक्षेप में रिपोर्ट देते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहता हूँ। और आगे माननीय अध्यक्ष जी, अपना अध्यक्ष जी उद्बोधन करेंगे, तो उनके जो डायरेक्शन होंगे उसको हमें गंभीरता से सभी को सुनना है। थैंक यू। योगेश गौतम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत ही भाषा में अपने आज विचार रखे हैं और हम सभी साथियों को मोटिवेट किया है। और जैसे आपने कहा कि युवा साथी वो कहेंगे तब कहें, इससे पहले हमें खुद ही उनको इंकरेज करना है कि बहुजन मूवमेंट में जुड़े वो। तो एक उदाहरण मेरा एक ऐसा है कि मुझे भी एक सीनियर साथी करीब 5-6 साल से एक अपने ही बहुजन विचारधारा में जोड़ने के बहुत प्रयास रहे,
वो मुझे किधर नागपुर वाला? भेजना चाहते थे कॉलेज मीटिंग रोड, के कॉलेज लिए। रोड पे तो वो है? टिकट के लिए घर से ले क्या ले जाएंगे होंगे? छोड़ेंगे। तो मैंने उनका ये चीज देखी, लेकिन वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। अभी 1 साल पहले उनका देहांत हो गया। लेकिन वो बहुत चाहते थे कि मैं किसी साथी को, युवा साथी को भेजूं वहाँ मूवमेंट में। तो ये भी बात आपकी सर बहुत अच्छी है, विचारणीय है। तो हम सभी वरिष्ठ साथी जो भी इस बात पे ध्यान रखेंगे। और अभी हमारे जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय डीपी गोलिया साहब हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। वो थोड़ी सी देर के लिए आउट हो गए थे। तो मैं माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय डीपी गोलिया साहब से अनुमति अनुरोध करता हूं कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन रखे। माननीय डीपी गोलिया साहब मध्य प्रदेश से। माननीय डीपी गोलिया साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। माननीय गोलिया साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? गौतम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल है, अगर उनकी वाणी लेने तो ज्यादा अच्छा होगा। 5-10 मिनट। गोलिया साहब शायद नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, अभी है वो, लेकिन उनका मैसेज अध्यक्षीय आया है उद्बोधन हो कि जाएगा, उनका उसके बाद मोबाइल में डिस्चार्ज दे होने वाला देंगे। है। जी योगेश सर। गौतम जी, उनका जी। मैसेज आया है कि उनका मोबाइल डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज होने वाला है। ओके ओके ओके। चलिए, गोलिया साहब का मैसेज जी आया जी है। जी। को मार्गदर्शन हमारे के लिए बोलिए। हमारे बीच में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बहुत साहब, मुझे जानकारी है वो नागपुर से अभी ट्रेन में है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अगर आपको सर अगर वो उस सूटेबल पोजिशन हो में हो तो बोल दे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो आशीर्वाद स्वरूप हमें 2 शब्द बोल दे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये गौतम साहब, जी सर। जी सर। आप अपनी मीटिंग चलाओ, मेरा नेटवर्क बहुत अप डाउन हो रहा है। जी 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 सर। जी सर। मीटिंग चलाओ, समझ मीटिंग। सकता हूँ, समझ सकता हूँ। ओके ओके, ओके, जय थैंक यू सर। जय भीम, नमोदय सर, थैंक यू वेरी मच। भीम। मैं आज की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय डीपी गोलिया साहब, किसी कारणवश मीटिंग में नहीं उपस्थित हो पाए। और तो मैं अनुमति चाहिए थी माननीय इंजीनियर साहब से। तो मैं इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन भी सर आप ही कर लें। फिर उसके बाद में मैं हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस साहब हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। तो माननीय इंजीनियर साहब, आप अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे प्लीज, ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू योगेश गौतम जी, जी जी हमारे नेशनल कमांडर जी। तो आज किसी कारणवश हमारे जो अध्यक्षता कर रहे थे डीपी गोलिया, इंजीनियर डीपी गोलिया जी, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मुझे मौका मिला है। तो सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए, हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती पूर्व विधायक, उनको नमन करते हुए, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोस जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय बाबू जी राजा राम जी आनंद जी, और हमारे आचार्य इंजीनियर किशोर जी, और जितने भी देश भर से जुड़े साथी, इन सबको मेरे तरफ से सादर जय भीम नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसा कि हमने अभी सभी साथियों को सुना है, तो उन्होंने अपने अपने प्रदेश की बात भी रखी और कुछ रिजर्वेशन, तो उन्होंने बेवाक होकर अपनी बात रखी कि हमें जो हमारे युवा साथी हैं वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं है। तो अगर हम उनको तैयार कर रहे हैं तो हमें ही उनका भार उठाना पड़ेगा। तो बात आती है कि जहां भी हम जाएंगे, जो भी हम काम करेंगे, उसके लिए सब प्रथम जो पैसा है वो बलवान है। बगैर पैसे के, बगैर फाइनेंस के कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
और कोई भी जो कार्यक्रम बगैर पैसे के नहीं हो सकता है। हर जगह अगर हमने युवा साथियों को भेजना है, जहाँ वहां पर रहने का प्रोग्राम करना है, जहाँ खाने पीने का प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए पैसा ही बहुत जरूरी है। तो पैसा, बात चलती है कि पैसा आएगा कहाँ से। तो पैसा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, पैसा जो आएगा वो हमारे ही समाज से आएगा। तो हमें ही कंट्रीब्यूट करना है। तो जब तक हम दिल में ये नहीं ठान लेंगे कि पैसा हमें इकट्ठा करके और उसके बाद हमें जो भी प्रोग्राम करना है उस पर वहां पर पैसा खर्च करना है, और पैसा ये भी नहीं है कि हमें पैसा अननेसेसरली ऐसे यूटिलाइज कर देना है कि बेफजूल खर्च कर देना है। हम जो पैसा खर्च करेंगे वो हम समाज के हित के लिए पैसा खर्च करेंगे। तो जो जो काम हमारे संस्थापक जी ने उठाया हुआ, बीड़ा उठाया हुआ है, ये समाज के जो हित में है। आप लोग भली भांति जानते हो कि इस वक्त जो हमारा जो माहौल बना हुआ है देश में, वो बहुत ही नाजुक है। बहुत ही हम उन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं कि किसी वक्त भी हमारे पर जो आज से 200 साल पहले, जो 1000 साल पहले जो परिस्थितियां बनी हुई थी, हो सकता है वो परिस्थितियां फिर हम पर आ जाएं। और इसका काउंटर करने के लिए हमें जी जान से काम करना होगा। और ये काम सिर्फ बातों से या स्पीचों से या ऐसे ऐसे नहीं, हमें दिल से, दिल से हमें पैसा भी देना है और दिल से काम भी करना है। सिर्फ अगर हम जहां पर बैठकर वेबिनार पर, जहां वहां पर, जहां हम स्टेज पर बैठकर हम स्पीच कर देंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। हमें बहुत ही जो कदम है उस कदम को बड़े जो नाजुक स्थिति बड़ी है, उन कदमों को भी हमें बड़े फूक फूक कर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसका एक ही मुद्दा है, वो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है। और नौकरी जो हम बच्चों के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। तो हालात बहुत ही गमगीन है। तो इस पर बहुत ही हम रोज चर्चा करते हैं, लेकिन ये चर्चा जो है सिर्फ इधर वेबिनार पर नहीं होनी चाहिए। इसको दिल से लोगों के बीच में जाकर उनको जागृत करना है और उनको उठाना है। और जो हमारी इस वक्त स्थिति है कि हम पर 3.5% लोग जो है इस कंट्री को चला रहे हैं। और उस 3.5% लोगों को अगर हम, मैं 85% की बात, मैं कई बार बोल चुका हूं कि हम 85% की बात करते हैं, अगर हम 85% की बात ना करते हुए हम सिर्फ 15% या 20% लोग जुड़ जाएं, तो हम इन 3.5% लोगों को हम जहां से बाहर निकाल देंगे। लेकिन बशर्ते कि हमें ये दिल से काम करना हो। तो यही मैं बात को जहां पर समाप्त करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरे दिल में बड़ी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम जब बातें करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम फिर पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि जो भगत सिंह है वो दूसरे के घर में पैदा हो, अपने घर में भगत सिंह नहीं पैदा कर सकते। लेकिन हमें भगत सिंह जो है अपने घर में पैदा करना है। हमें डॉक्टर अम्बेडकर अपने घर में पैदा करना है। मैं इस ये भी माफी चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब की बात कर रहा हूँ कि हम अपने घर में उन जैसा तो हम नहीं कर सकते पैदा, लेकिन कोशिश करिए कि हम अपने घर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पैदा करें, और अपने घर में हम भगत सिंह को पैदा करें, और अपने घर में हम उधम सिंह को पैदा करें। यही मेरी आप सभी लोगों से विनती है, यही मेरा अनुरोध है, और यही मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमस्कार, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन बहुत ही मार्मिक और विचारण पूर्वक है सर। आपके बहुत ही ना जवाब देते हुए भी सारी बातें आपने रख दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि विचारक और प्रचारक अगर हमारी समाज में नहीं होंगे
तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा आपका इशारा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू मैं सर। मैं अब हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से विनम्र अनुरोध करता हूं कि साहब आप भी मीटिंग में जुड़े हैं, तो जैसे साहब नहीं टाइम दे पाए, आप हमें 1-2 मिनट का टाइम अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय गौतम साहब। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, सभी संत महापुरुष गुरु बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन सम्राट मानव काशीराम संस्था के संस्थापक माननीय भारती साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बोलिया साहब, मुझसे पूर्व सभी वक्तागण, इन्होंने कार्यक्रम के लिए अपना विशेष उद्बोधन रखा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में आचार्य जी ने प्रारंभ देश के साथियों को संस्थापक जी की इच्छा के अनुरूप शिक्षा दी है। अन्य साथी अपना माइक न खोलें तो ठीक रहेगा। शिक्षा इस बात की दी है कि जो हमारी पीढ़ी वर्तमान की है, उस पीढ़ी के हाथ में कारभार सौंपना है। इसका जिक्र राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सिलेबस में पहले ही पेज पर है। और पिछले बुधवार को जब हम बुद्ध एंड धम्मा का वाचन किया था, उसमें पहला चैप्टर ये आया था कि धम्म के 2 सेनापति थे, सारिपुत्र और महामूगलयान। सारिपुत्र और महामूगलयान का परिचय बुद्ध से अश्वजीत ने करवाया था। तो सारिपुत्र और महामूगलयान अश्वजीत को बुद्ध से पहले अपना मार्गदर्शक मानते थे, गुरु मानते कि अगर अश्वजीत नहीं होते तो हम बुद्ध से नहीं मिल पाते। तो जिंदगी भर सारिपुत्र और महामूगलयान जो धम्म के बड़े सेनापति थे, तरुण भिक्खु थे, उसी समय से जुड़े हुए थे। उनकी विशेषता क्या थी कि जिधर अश्वजीत जाया करते थे, उधर वह पैर करके कभी नहीं सोते थे। उनको वह हिडन रूप से अपना आदर्श मार्गदर्शक मानते थे, बुद्ध से मिलाने वाला गुरु मानते थे। तो बुद्ध और बाबा साहब और बहुजन विचारधारा से जो हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर मोस्ट पर्सन है, एक तो उनका आदर सम्मान बना है, उनका मार्गदर्शन ग्रहण डीएसएस के साथी करते रहे। इसके लिए 17 और 18 तारीख को विशेष रूप से आप प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। पिछले ही बुधवार को ये चैप्टर जो मैंने बताया है आया है। दूसरी बात यह है कि लंबे समय से विरोधी विचारधारा वर्सेस दिमाग में डाला किसने है और दिमाग में डालकर उसको हिलाया किसने है। एक जार में अगर बहुत सारी लाल चींटियां हैं, प्रैक्टिकली है, और इसमें काली चींटी डाल दीजिए, तो लाल चींटियों में काली चींटी बड़े आराम से हिलेगी।
कोई दिक्कत नहीं होगी चींटियों को, क्योंकि लाल चींटी और काली चींटी, अगर उस जार को आप हिला दोगे तो पूरी चींटियां आपस में लड़ने लगेंगी। ये हिला कौन रहा है दिमाग? ये वर्सेस डाले गए हैं, फीमेल वर्सेस मेल, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, यंग वर्सेस ओल्ड, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, पुअर वर्सेस रिच। और ये तो आगे के दिखाने वाले एजेंडे हैं। खास करके जो वर्सेस है वो है बुद्धा वर्सेस ब्राह्मणी। बाबा साहब लिखते हैं एक जगह कि भारत का इतिहास पहला और दूसरा हो ही नहीं, दूसरा और तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। पहला ही ये इतिहास है कि हाँ, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के बड़े संघर्ष रहे हैं सत्ता को लेकर, समाज को लेकर। तो ये सत्ता और समाज और संस्कृति, इसको खत्म करने के लिए वर्सेस शब्द जो हमारे दिमाग में डाले गए, और वो वर्सेस शब्द हम आपस में एक दूसरे पर भी एक अस्त्र के रूप में फेंकते हैं, और ये अस्त्र हम आपस में चलाकर एक दूसरे से भाईचारा अपनाकर दूर भगते जाते हैं। तो अगली आने वाली पीढ़ी में एक तो हमको डिसेंट सिखाना है कि रेस्पेक्ट करना कैसे सीखते हैं, और दूसरा ये समझाना है कि नेगेटिविटी थॉट से, कर्म से और वाणी से कभी नहीं लाना युवाओं को, और मेहनत जैसे शब्दों का उपयोग कभी नहीं करना, क्योंकि मेहनत सदियों से हमारा समाज करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। ये कारण हमको उस दिन समझाना है। इतने लंबे समय से मेहनत करने वाला समाज असफल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास गोल निर्धारित नहीं है, गोल सेट नहीं है कि हमें गोल क्या करना है, और सेट भी है पर हम अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास नहीं करते। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही हम निराश और हताश होकर बैठ जाते हैं, जबकि निर्माण की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। हमें तत्काल 5G और 4G जैसा चलाने वाला चाहिए, चलाते रहो और बढ़ते रहो। ये जमाना निर्माण की प्रक्रिया से अलग हटकर है। निर्माण अपने तरीके से होता है, स्क्रॉल अपने तरीके से होता है। तो निर्माण की प्रक्रिया के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा साथी 17 और 18 तारीख को मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, जो एनसीआर का क्षेत्र है दिल्ली का वो लगा हुआ, आगरा के आसपास है, वो ज्यादा से ज्यादा क्राउड जा सकता है। पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, ऐसे राज्यों से कम आने की स्थिति रहेगी, क्योंकि ये दूर पड़ता है और रास्ते में किराए में बहुत ज्यादा खर्च होता है। इस कारण से हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली हरियाणा से जुटाना होगी, क्योंकि ये आसपास का क्षेत्र है, और ज्यादा से ज्यादा हमें युवा साथी यहीं के निकालने होंगे। युवा साथी बहुत कुछ है। 17 तारीख को हम मानवर कांशीराम साहब के जन्म के अवसर पर उनके 29 वर्ष में जो उन्होंने कदम उठाया था, जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी अपनी, तो उस समय उनकी आयु 29 वर्ष थी। तो वहां से हम सीखेंगे कि ये कि वह अगर चाहे और उसको सही मार्गदर्शन हो और वो सोच ले, सोच के आधार पर ही व्यक्ति बनता है, और जो करता है वही पर दिखाई देता है। तो सोच और कार्य को विकसित करने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए युवाओं को सादर आमंत्रित किया गया है। आप ज्यादा से ज्यादा युवाओं को यहाँ भेजें। आपने मुझको समय दिया, आप सबके समय में से काटकर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर हम सभी साथियों का मार्गदर्शन किया, और आज सभी साथी वेबिनार पे जुड़े, और आगे भी जो भी मीटिंग होंगी वो उसमें संडे का आपको फिजिकली वर्क के लिए
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि संडे को फिजिकली अपना मीटिंग करें और सैटरडे को हम 9 बजे से जो कार्यक्रम है उससे पहले हम जो मीटिंग होंगी वो सैटरडे को 1-2 और जो बचा है वो मीटिंग होंगी। तो मैं सभी साथी जो उपस्थित हुए हैं, सभी साथी जो वक्तागण रहे, आज की अध्यक्षता की और आज के विशेष वक्तागण अतिथि थे, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और सभी आरबीएम के सभी साथियों का और धम्म सेवक संघ के सभी युवाओं का और जितने भी साथी हमारे जूम वेबिनार पे जुड़े, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि सभ्य सत्ता के माध्यम से अब हम वेबिनार का समापन करेंगे। तो सभ्य